स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम पर मैं दास सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, जेपीएससी मेन एग्जाम का आंसर फॉर्मेटिंग का आज सेकेंड सेशन है। आज हम लोग अगेन एक पर्टिकुलर टॉपिक पे चर्चा करेंगे और उसका आंसर का क्या फॉर्मेट होना चाहिए उस पर बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वह है आपका पेपर 6 सेक्शन सेकेंड, यानी कि लास्ट पेपर जो है आपका पेपर 6, उसमें हम लोग बायोलॉजी सेक्शन पे बात करने जा रहे हैं। और बायोलॉजी सेक्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है कोशिका संरचना और इसके कार्य, यानी कि सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन, इस पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। इससे अगर क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर फॉर्मेट क्या होना चाहिए, आप जब एक बैलेंस्ड आंसर लिखिएगा तो उसका ट्रैक क्या होना चाहिए और उसमें क्या क्या मिनिमम कंटेंट आना चाहिए, उस पर हम लोग आज बात करेंगे। तो आपको बता दें कि कोशिका संरचना और इसके कार्य से इन जनरल टू द पॉइंट क्वेश्चन आना चाहिए, है ना। टू द पॉइंट क्वेश्चन ही आएगा। और इसमें देखिए इसमें क्या क्या कंटेंट है, ठीक है। उससे पहले आपको एक क्वेश्चन बताते हैं जिसका आने का पूरा चांस लग रहा है, वो है कोशिका क्या है और कोशिका संरचना और इसके कार्य को सुस्पष्ट करें। क्योंकि आपके एग्जाम में आ रहा है 32 मार्क्स का क्वेश्चन, और 32 मार्क्स का क्वेश्चन एकदम लॉन्ग टाइप का होगा, तो आपको उसी डायरेक्शन में क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। साथ ही जो साइंस पोर्शन का जो आंसर का ट्रैक होता है ना, वो आपका हिस्ट्री पॉलिटी वाले सेक्शन से काफ़ी डिफरेंट होता है। इसमें जो आंसर होता है वो टू द पॉइंट आंसर जाना चाहिए, और टू द पॉइंट आंसर के साथ साथ जो है फैक्ट्स होना चाहिए। अगर आपके पास फैक्ट नहीं है और आप दिस डैट लिख रहे हैं तो आपका मार्क्स यहाँ पर नहीं आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कोशिका संरचना और इसके कार्य, और इसमें हम लोग एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लिए हैं कि कोशिका क्या है और कोशिका संरचना और इसके कार्य को सुस्पष्ट करें। इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, इसका आंसर फॉर्मेटिंग पे बात करेंगे। इससे रिलेटेड क्लासेस अलग होगा, क्लासेस अलग चलेगी। आज हम लोग जस्ट ट्रैक क्या होना चाहिए उस पर बात करने जा रहे हैं। तो जब हम लोग आंसर फॉर्मेट पे बात करते हैं तो आप देखिए कि सबसे पहले तो कोशिका क्या है आपसे पूछा है, तो आपको इसका एक परिभाषा डालना चाहिए, डेफिनेशन डालना चाहिए, है ना। और याद रखिएगा ये 32 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, तो आपको एक सिंपल सा डेफिनेशन डालना चाहिए। जैसा कि आप लोग सभी को जानते हैं, है ना। कोशिका के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो एक छोटा सा डेफिनेशन जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस है, आप लोग लिख सकते हैं कि प्रत्येक जीव का शरीर एक या एक से अधिक छोटी छोटी रचनाओं से बनी होती है, जिसे कोशिका कहते हैं। ये देखिए हम लोग एकदम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, समझ गए ना। और सभी के आंसर में लगभग ये वाला टर्म जो है ना आता है। क्या बताया आपको कि प्रत्येक जीव का शरीर एक या एक से अधिक छोटी छोटी रचनाओं से बनी होती है, जिसे कोशिका कहते हैं। इन जीवों के शरीर में संपन्न होने वाली समस्त जैविक क्रियाएं, या फिर बोल सकते हैं जितना भी जैविक क्रिया होता है ना, वो कहाँ संपन्न होती है, इन्हीं कोशिका में संपन्न होती है। और यही कारण है कि कोशिकाओं को जीवन की संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल एवं कार्यात्मक यानी कि फंक्शनल इकाई कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है ना। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है ना। इसको आप डाल सकते हैं परिभाषा में। साथ ही आप ना यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स के साथ साथ फैक्ट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। क्या क्या फैक्ट्स इंक्लूड कर सकते हैं आप? रॉबर्ट हुक के बारे में बता सकते हैं, जिन्होंने अपना बुक, उनका एक बुक था 1665 ईस्वी में, है ना। वो मृत कोशिका को जो है ना, कोशिका का खोज किए थे, है ना। और इसका चर्चा वो, उनका बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया, उसमें वो इस पे चर्चा किए थे। तो अब इसका एग्जाम्पल देकर के यहाँ बता सकते हैं, है ना। मृत कोशिका का सबसे पहले खोज हुआ था 1665 में, कौन किए थे? तो रॉबर्ट हुक किए थे। उसके बाद आप जो है ना ल्यूवेनहॉक का नाम सुने होंगे, है ना। ल्यूवेनहॉक के बारे में आप बता सकते हैं, पहला जीवित कोशिका जो है ना यही खोजे थे। तो आप ल्यूवेनहॉक का यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। 1673-74 ईस्वी के आसपास जो है ना ल्यूवेनहॉक जो है आपका जीवित कोशिका का खोज किए थे, आप उसको यहाँ पर इंक्लूड कीजिए। साथ में आप स्लाइडेन एंड स्वान का चर्चा कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, स्लाइडेन एंड एवं स्वान,
ठीक है। स्लाइडेन एवं स्वान का चर्चा आप इसलिए कीजिए क्योंकि ये जो है ना ये कोशिका सिद्धांत को दिए थे, है ना, कोशिका सिद्धांत को दिए थे। आप 2-4 लाइन में कोशिका सिद्धांत में क्या बोले थे उस पर आप चर्चा कीजिए अपने आंसर में, है ना। और ये हमको लगता है 1638-39 के आसपास जो है ना ये दिए थे स्लाइडेन एवं स्वान, ठीक है। तो अब इस पे चर्चा कर सकते हैं। साथ में आप जो है ना, चूंकि आपसे पूछा कोशिका क्या है, आप ध्यान दीजिए कोशिका क्या है, आपका आंसर एक फ्लो में होना चाहिए। फ्लो टूटा तो सबका सब गया। इन जनरल होता क्या है ना कि आप आंसर फॉर्मेट तैयार नहीं कीजिएगा तो होगा क्या ना कि आप दिस डैट लिख के आ जाइएगा, यानी कि आपका आंसर में ना जितना फैक्ट आपको आता है ये सभी के लिए, देखिए आंसर फॉर्मेटिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर ओल्ड स्टूडेंट्स एज वेल एज न्यू स्टूडेंट्स, दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? क्योंकि ओल्ड स्टूडेंट्स के पास होता क्या है ना, कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है बट एग्जाम में वो उस लेवल पे डिलीवर नहीं कर पाते हैं अपना आंसर में। तो आंसर राइटिंग प्रोग्राम में ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आंसर फॉर्मेट। आपके पास आंसर फॉर्मेट आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए तो क्या होगा ना कि आपका आंसर में वो सब का सब फैक्ट इंक्लूड होगा जो आप जानते हैं और जो आंसर में आना चाहिए। एक्चुअल में होता क्या है ना कि कई बार क्या होता है जितना फैक्ट्स आप क्वेश्चन लिखना चाहिए उतना एग्जाम में लिख नहीं पाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ योर आंसर फॉर्मेट। आप उस ट्रैक पे काम ही नहीं कर पाते हैं। आप लिखते हैं, आप आंसर में लिखे जैसे रॉबर्ट हुक क्यों लिखे, लेवेनहॉक लिखे, स्लाइडेन एवं स्वान को भूल गए, है ना। मान लीजिए आप रॉबर्ट हुक को ही भूल गए तो सवाल यह है कि उसको आप फिर लास्ट में या बीच में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, तो वो तो छूट गया, मतलब छूट गया, यानी कि आपका अलग है कि आपका आंसर आधा अधूरा जा रहा है, ठीक है। इसके लिए आपको इस पर प्रैक्टिस करना चाहिए। तो अब वो क्या बोले कि एक परिभाषा डालिए, पूछ रहा है कोशिका क्या है, तो कोशिका क्या है, तो यहाँ पे कोशिका क्या है आप बताइए, है ना। शॉर्ट में आप रॉबर्ट हुक को एक्सप्लेन कीजिए, लेवेनहॉक को एक्सप्लेन कीजिए, स्लाइडेन एवं स्वान को एक्सप्लेन कीजिए, है ना। उसके बाद आप यहाँ पे सबसे छोटी कोशिका जो कि माइकोप्लाज्म होता है उसको बता सकते हैं, लंबी कोशिका, है ना, जो कि शुतुरमुर्ग, बड़ी कोशिका जो कि शुतुरमुर्ग का अंडा होता है उसको बता सकते हैं, लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र होता है उसको बता सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप कोशिका क्या है ना ये आप यहाँ पे बताए। अब सेकंड पार्ट क्वेश्चन का क्या है उसको समझिए। तो बोल रहा है कोशिका संरचना और इसके कार्य को सुस्पष्ट कीजिए। ध्यान दीजिए कोशिका संरचना, ठीक है, यानी कि कोशिका के संरचना में किस किस चीजों का योगदान है ना, इसका पार्ट क्या क्या है उस पर भी आपको चर्चा करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक्सप्लेन कीजिए कि भाई कोशिका जो होता है ना ये कौन कौन सा जीव में होता है, किस किस टाइप का होता है। तो देखिए जब यहाँ पर जो कोशिका को हम लोग डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में, तो यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है प्रोकैरियोटिक जीव, कौन सा जीव, प्रोकैरियोटिक जीव, और दूसरा होता है यूकैरियोटिक जीव, ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीव, ठीक है। ये 2 पार्ट में आप डिवाइड किए। अब देखिए प्रोकैरियोटिक के बारे में थोड़ा सा बताइए कि भाई प्रोकैरियोटिक में जो कोशिका होता है वो अर्ध विकसित होता है ना, इसमें जो है केंद्रक नहीं होता है प्रोकैरियोटिक में। इसका एग्जाम्पल दीजिए, जीवाणु विषाणु आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, है ना। उसके बाद अब यूकैरियोटिक जीव पे आइए, तो यूकैरियोटिक जीव में आइएगा तो इसमें क्या होता है, कोशिका पूर्ण विकसित होता है, इसमें केंद्रक उपस्थित होता है, और ये फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होगा। कौन कौन सा, एक आपका जंतु कोशिका और दूसरा आपका पादप कोशिका। आप लोग बात समझ रहे हैं, एक जंतु कोशिका दूसरा पादप कोशिका। अब जंतु कोशिका और पादप कोशिका जो संरचना होता है, निर्माण होता है, वो किस किस से होता है, किन किन चीजों से होता है, उस पे आपको चर्चा करना है। देखिए हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ गए, संरचना। तो संरचना किन किन चीजों से होता है भाई, तो कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी काई, केंद्रक, लवक, इन सब चीजों का संरचना में, कोशिका के संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका है ना। तो आप इन सब चीजों पर क्या कीजिए, चर्चा कीजिए, साथ ही इनका जो कार्य है उस पर आप विस्तार से बताइए, समझ गए। तब जाकर के ये जो आपका आंसर है ना, कोशिका क्या है, कोशिका संरचना और इसके कार्य को सुस्पष्ट करे, आप अच्छे ढंग से लिख पाइएगा। ट्रैक एकदम क्लियर होना चाहिए। साथ में जब आप कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम सब जब आप लिख रहे हैं तो इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आना चाहिए,
है ना। आप एक दो लाइन में दिस डैट लिख के नहीं छोड़ सकते हैं, हर एक में बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, फैक्ट है, वो सब कंटेंट इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि जो एग्जामिनर है, जो कॉपी चेक करते हैं, वो उसी कंटेंट को ढूंढेंगे। तो वो कंटेंट जो है उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है वो आना चाहिए, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। बाकी बात जो सही ट्रैक है, जो एक मिनिमम अच्छा उत्तर लिखने के लिए जो एक मिनिमम कंटेंट है, वो आप इसको मान सकते हैं, है ना। और आई थिंक सो कि ये कंटेंट आप लोगों सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, साथ ही अगर इसी तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमें बताइए कि कैसा लगा आपको ये सेशन, और नेक्स्ट आपको किस पर्टिकुलर टॉपिक पर आंसर फॉर्मेटिंग चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, लगातार क्वेश्चन का ट्रैक चेंज हो रहा है, ट्रेंड चेंज हो रहा है, और अगर आप टू द पॉइंट सिर्फ टॉपिक को पढ़ के चले जा रहे हैं ना, तो आप उतना बेहतर आंसर नहीं लिख पाएंगे जितना बेहतर आंसर का एक्चुअल में डिमांड होगा। क्योंकि अगर क्वेश्चन टू द पॉइंट पूछेगा तब तो बहुत अच्छा, जैसे कि अगर आपसे पूछ देगा कि जो है सो बताइए राष्ट्रपति के कार्य पर चर्चा कीजिए, तो हो सकता है कि आप डायरेक्ट टू द पॉइंट लिख दें। बट अगर आपसे क्वेश्चन को उलझा के पूछेगा, कुछ और ट्रैक में पूछेगा, कुछ लिंक करके पूछेगा, तब वहां पर एक अच्छा आंसर फॉर्मेट का जरूरत पड़ता है, जिसपे हमें अभी से प्रैक्टिस करना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग and for subscribing, supporting and sharing this video. Thank you all of you and best of luck for your exam.